हेलो बच्चों, तो ये 12th क्लास की विदेशी विनिमय दर है और ये 8 नंबर का आ रहा है। विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष, इसको क्या है हम पूरे पार्ट 1 में इसमें कर लेंगे विदेशी विनिमय दर, और नेक्स्ट जो होगा भुगतान शेष खत्म कर देंगे। इसी के साथ ये वाली बुक पूरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 30 सेकंड का स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन यही दूंगा कि जितना भी आप देख रहे हो उस पर ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट उस पर करो जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी रूल है, जो आपकी थ्योरी है लाइफ की, बस उसके अनुसार चलो, उसको मत छोड़ो। जो तुम्हारा माइंड कहता है वही करना, और माइंड हमेशा कहेगा अच्छी चीज की पढ़ाई करनी है, इस तरीके से गोल क्या है प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों में मापा जाता है। क्या? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश या अन्य देशों की मुद्रा की इकाइयों में मापा जाता है, उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, $1 के बदले कितना रुपए देना पड़ता है हमें? अभी 83 चल रहा है, तो ये क्या है? विदेशी विनिमय दर है कि डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी को हमने नापा, तो इंडियन करेंसी कितनी हुई? 83 हुई। इसी तरीके से आप दूसरी करेंसियों को भी नाप सकते हैं। आज जैसे कि मान के चल लो कुवैत की जो मुद्रा हो गई, अरे समझ में नहीं है, दिनार, उसकी कितनी वैल्यू है? 283 के अप्रोक्स है। ठीक है, एक दिनार की वैल्यू। इसी तरीके से मान के चलो पौंड ले लो, अरे समझ में नहीं है, पौंड की वैल्यू कितनी है? $1 के बदले में कितना अप्रोक्स, इंडियन रुपीज में ले लेते हैं, एक पौंड की वैल्यू जो है, या एक यूरो ले लो एक यूरो की वैल्यू कितनी है? करीबन करीबन 98 के अप्रोक्स है। क्लियर हो गया? तो हर मुद्रा को क्या है हम उस देश की करेंसी के साथ नापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर। जब एक देश की मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा से तुलना की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों के साथ खरीदते और बेचते हैं तो हमें जो ट्रांजैक्शन करना होता है वो उनके देश की करेंसी में ट्रांजैक्शन करना होता है, ना कि अपने देश की। तो वो कैसे लेगा? तो वो जो पैसा है हम अपनी करेंसी में उन्हें देंगे, वो उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। अरे समझ नहीं है, कन्वर्ट करेगा किस करेंसी के अंदर? इंटरनेशनल करेंसी के अंदर। और उसके बाद वो क्या करेगा? भुगतान करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे पास, मैंने मान के चल लो 50,000 रुपए की, क्लियर है, कोई टीवी खरीदी या एसी खरीदी, ठीक है, 50 मान लो, हाँ 50,000 की एक एसी खरीदी फॉरेन कंट्री से। क्लियर है? तो मैं अपनी करेंसी में क्या करूंगा? ट्रांजेक्शन करूंगा। समझ में नहीं? उस करेंसी को जब मैं पे करूंगा दूसरे देश के अंदर, तो वो दूसरा देश वाला क्या है, हमारी जो करेंसी है उसको हमारी आरबीआई के पास भेज देगा कि ये लो भाई 50,000 रुपए आपके। हर समय इसको हमें क्या करो, या तो इंटरनेशनल करेंसी जो है डॉलर उसे में दे दो, या अपने देश का सोना दे दो हमें। क्लियर हो गया? तो ये है विदेशी विनिमय बाजार। वह बाजार होता है जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं की इकाइयों का क्रय विक्रय होता है, अर्थात बाजार में राष्ट्रीय मुद्राएं एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि हम अभी मार्केट देख लो, अपनी बाजार में जाएंगे, कोई चीज खरीदेंगे तो पैसे देंगे, वैसे अगर हम दूसरे देशों में जाएंगे तो उनकी करेंसी देंगे, और उनकी करेंसी हमारे पास कहां से आएगी? तो हम अपनी करेंसी को बदलवा देंगे, या तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, हर में नहीं है, वहां से एक्सचेंज करवा सकते हो। अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट पे क्या चेंज करवा सकते हैं करेंसी, हर में नहीं। इसी तरीके से आप एग्जांपल किसको ले सकते हो है, या कॉमर्शियल बैंक के जो है उनको आप डिपॉजिट कराओगे, वो क्या है चेंज कर देंगे, क्योंकि वो आरबीआई को डिपॉजिट करा देंगी जाके। क्लियर हो गया? अरस में नहीं, और वो इंटरनेशनल जो करेंसी मिलेगी जिस देश में आप जा रहे हो उस देश में आप खर्चा कर सकते हो, क्योंकि उस देश की करेंसी मिल रही है। क्लियर हो गया? या आपको डॉलर मिलेगा। क्लियर हो गया? डॉलर उस देश में जाओगे जिस देश में आप जा रहे हो, जैसे कि मान के चलो यूके में जा रहे हो आप, अरस में नहीं आ रहा, या फिर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां आपको डॉलर मिल जाएगा। डॉलर आप क्या उस देश में डिपॉजिट कराओगे, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? अपनी करेंसी में। जैसे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं तो डॉलर लेकर आते हैं, डॉलर को क्या है एक्सचेंज कर दिया जाता है रुपए में, फिर वो रुपए को खर्च कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार के कार्य क्या क्या है? तो पहला एक है हस्तांतरण कार्य, यानी कि हस्तांतरण कार्य क्या है? विदेशी विनिमय बाजार के अंदर जब क्रय शक्ति का क्या किया जाता है? हस्तांतरण किया जाता है। पहला कार्य क्या है? विदेशी विनिमय बाजार के अंदर जो मुद्राएं होती हैं उनका क्रय विक्रय होता है, तो वो जो क्रय शक्ति है उसका हस्तांतरण किया जाता है। जैसे हमारी करेंसी 83 रुपीज हम देंगे तो वो हमें $1 दे देगा, और $1 की चीज हम दूसरे देशों से खरीद सकेंगे। ये क्या है? हमारा हस्तांतरण कार्य। ठीक है? क्यों? क्योंकि क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, दूसरे देश से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। क्लियर? दूसरे देश का आगे हमारे देश से कोई भी चीज खरीद सकता है, साख का।
ये मुद्रा के रूप में भी क्या करता है, विदेशी विनिमय बाजार कार्य करता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम करेंगे तो मुद्रा के रूप में कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा। कोई भी चीज हम खरीदेंगे तो किसके रूप में, मनी के रूप में, तो वो क्या है, विदेशी विनिमय बाजार कर रहा है। आप जिस देश में जाओगे उस देश की आपको करेंसी मिल जाएगी, आपके देश को करेंसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जोखिम से बचाओ, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर विदेशी विनिमय क्या करता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय हो रहा है, तो उसके अंदर वो क्या कर रहा है, हर चीज को मतलब एक्सचेंज कर दे रहा है, हस्तांतरण कर दे रहा है, नहीं है, तो वो जोखिम से बचा हुआ है। दूसरे देश में आप जाके कोई भी चीज खरीद सकते हैं, क्लियर है। यही अगर इंटरनेशनल करेंसी नहीं मिलती या विदेशी विनिमय बाजार नहीं होता तो आप किससे किसी चीज को खरीद सकते थे, वो आपको बेचता ही नहीं। जैसे इंडिया के अंदर फॉरेनर्स कंट्री जब पहले आई, ठीक है, जैसे वास्को डी गामा, तो हमने क्या है, काली मिर्चें बेचने से मना कर दिया। नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यही नहीं पता था इसे देना किस कीमत में, क्योंकि इसके पास करेंसी उसके देश की है और हम सिर्फ क्या है, अपनी जो टका चलते थे, नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे आपका सिल्वर के कॉइन चलते थे, क्लियर है, उनमें हम बिजनेस कर रहे थे, या सोने के गोल्ड कॉइन हो गए, क्लियर हो गया। तो ये आपके क्या है, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती है। विदेशी विनिमय दर दो प्रकार की होती है, पहला स्थिर विनिमय दर और दूसरा लोचशील विनिमय दर। ये रहा स्थिर विनिमय दर, दूसरा लोचशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली वह दर होती है, समझना, स्थिर विनिमय दर वह दर होती है जिसमें या जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। समझना कैसे, स्थिर विनिमय प्रणाली है, इसका निर्धारण कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। अर्थात ये किस पर निर्भर करती है, ये एक देश के पास उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा, उसके बदले में सोना चांदी, वो उसे क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, क्या आरक्षित रखना पड़ता है, या विदेशी मुद्रा। क्या इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, मुद्रा की इकाई में निहित सोने चांदी के भंडार के आधार पर, कि किसी देश के पास कितना सोना चांदी है। ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली है। ये कितने प्रकार की होती है, दो। पहले क्या था, स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली थी, और बाद में 1944 में कौन आ गई, ब्रिटेन वुड प्रणाली आ गई। स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली क्या है, स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली वह विनिमय दर होती है जिसमें एक देश की मुद्रा के सोने व चांदी के बदले क्या किया जाता है, नापा जाता है। आज हर करेंसी को हम किस में नापते हैं, डॉलर में नापते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। 1944 यानी जब ब्रिटेन वुड प्रणाली आई, कहां लगी, सॉरी, ब्रिटेन वुड प्रणाली, क्या ब्रिटेन वुड प्रणाली, ब्रिटेन वुड प्रणाली जब 1944 में आई, कब आई, जब वर्ल्ड का पहला इकोनॉमिक रिसेशन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया 1932 में, तो अमेरिका भी क्या है, स्वर्णमान विनिमय प्रणाली को नहीं बचा पाया, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी क्या हुई, बड़ी तेजी से कोलैप्स मार गई, मतलब समझ में गिर गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, स्वर्णमान प्रणाली को बनाए रखना अब अमेरिका के लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से क्या है, अमेरिका ने डिसाइड किया कि इस प्रणाली को अब छोड़ते हैं और इसकी जगह नई प्रणाली अपनाते हैं। क्लियर, नई प्रणाली पे आए उससे पहले ये समझ लेते हैं स्वर्णमान है क्या। इसका मतलब ये दूसरे देश में आप किसी के पास भी कुछ खरीदने जाओगे तो आज हम डॉलर में क्या करते हैं, पे करते हैं, पर पहले डॉलर में नहीं पे करते थे, पहले सोना और चांदी में पे करते थे। अगर आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी हो तो उसमें अक्सर देखना कि ब्रिटेन जो था चीन से क्या खरीदता था, चाय खरीदता था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को क्या है, चाय और कॉफी की अच्छी खासी आदत है। ठीक है, इंडिया में तो आदत लगाई गई, वरना पहले चाय और कॉफी उतनी नहीं थी इंडिया के अंदर, पीने की लत नहीं थी, तो वो उनको लत थी, किसको, ब्रिटिश लोगों को। तो उन्होंने चाइना से जब क्या बोलते चाय खरीदने की क्या है गुजारिश की कि चाय हम खरीदें, तो चाइना ने कहा हम बदले में क्या लें तुमसे, क्योंकि हमें तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई चाय तो चाय ब्रिटिश लोगों को चाहिए थी, तो उन्होंने अपना सोना चांदी देना शुरू किया, और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो खजाने थे वो खाली होने लगे। क्लियर, क्योंकि लोगों की मांग को पूरा करने के लिए बिजनेस तो किया जाएगा, और चाइना जो था वो इसमें मालामाल हो रहा था। इसी वजह से क्या है, ब्रिटिश लोगों ने, जो चाइनीज लोग हैं उनको क्या है, अफीम की लत लगाई, जिससे हम अफीम की खेती कर सके। ये इंडिया में अफीम की खेती कराएगी, अफीम वो क्या करते थे, चाइनीज को देते थे, बदले में चाय लेते थे, इससे उन्हें सोना देना क्या हुआ, बंद करना पड़ा। तो पता चल गया
कि स्वर्णमान विनिमय प्रणाली कैसे काम करती थी, कोई भी चीज विदेश से खरीदोगे तो बदले में आपको सोना देना पड़ेगा। पर 1944 के अंदर क्या इस सिस्टम को चेंज किया गया, इसको ब्रिटेन वुड प्रणाली, यानी ब्रिटेन वुड अमेरिका में एक जगह है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, उस जगह पे ये क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में रखा गया कि अब हर करेंसी को किस में नापा जाएगा, डॉलर में नापा जाएगा, क्योंकि अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन चुका था इस समय तक। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब क्या है, जो भी करेंसी है उसको सोने चांदी में नहीं नापेंगे, किस में नापेंगे, डॉलर में नापेंगे। इसीलिए आज हर करेंसी को किस में नापते, डॉलर में। तो अभी कौन सी प्रणाली चल रही है, ब्रिटेन वुड प्रणाली चल रही है। लोकशील विनिमय दर किसे कहते हैं, लोकशील विनिमय दर वह दर होती है जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर मांग और पूर्ति, क्या विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की मुद्रा की मांग और पूर्ति के दौरान या पूर्ति के अनुसार क्या होती है, निर्धारित होती है कि किसी देश में किसी देश की मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, उसके आधार पर क्या है, विदेशी लोकशील जो विनिमय दर प्रणाली वो निर्धारित होती है। ये क्या है, परिवर्तित होती रहती है, किसके अनुसार, मांग और पूर्ति की। मांग बढ़ेगी, अरे तो विदेशी विनिमय दर क्या होगी, घटेगी। मांग अगर क्या बोलते हैं, पूर्ति अगर बढ़ेगी तो विदेशी विनिमय दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी जानेंगे ये, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती। देखो, जब गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अनुसार करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जापान के साथ कोई बिजनेस किया, क्लियर, जापान गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस किया, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट पे काम किया, जापानीज गवर्नमेंट ने कहा कि मेट्रो में जितना खर्चा लगेगा वो हम देंगे, ठीक है, पर अगले 10 साल तक जितना भी पैसा मेट्रो से आएगा वो हम लेंगे। अरस में तो गवर्नमेंट उस पर राजी हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपने डॉलर को फिक्स कर लिया, मतलब अपनी करेंसी को उन्होंने कह दिया कि भाई एक जो डॉलर है उसके बदले में 83 रुपीज हम 20 साल तक लेंगे। कितने साल तक, 20 साल तक लेंगे। तो देखो, हो सकता है कि अगले 10 साल के अंदर पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि एक डॉलर के बदले हमें 200 रुपए तक देने पड़ जाए, पर 20 साल तक हमें 83 रुपीज ही देने पड़ेंगे। समझ में नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली के थ्रू व्यापार हो रहा है, क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि रुपए की कीमत गिर जाए, मतलब बढ़ जाए, 1 रुपए के बदले में 50 रुपए ही देने पड़े, 10 रुपए ही देने पड़े, तो उस दौरान जापान को लॉस भी तो होता। तो ऐसा नहीं है, इसलिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के थ्रू व्यापार करती है गवर्नमेंट। पर लोकशील विनिमय दर प्रणाली के अनुसार जो आम लोग हैं वो बिजनेस करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई देश, कोई दूसरे देशों से चीजें खरीदना है, किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लोकशील विनिमय दर प्रणाली के थ्रू वो करते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। अक्सर रोज देखना आप डॉलर की कीमत आप बढ़ती घटती सुने होगी कि आज $1 के बदले में 83 रुपीज हो गए, पहले $1 के बदले में 70 रुपए थे, फिर उससे पहले $1 के बदले 50 रुपए थे। आपने ये चीजें सुनी होंगी। अरे समय ये लोकशील विनिमय दर प्रणाली को दर्शाता है, जो कि करेंसी क्या है, मांग और पूर्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट भी है, क्या स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कौन कौन से गुण तथा दोष होते हैं। नेक्स्ट है लोकशील विनिमय दर प्रणाली के कौन कौन से गुण व दोष। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो ये है, विदेशी विनिमय दर प्रणाली के कौन कौन से गुण व कौन कौन से दोष होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष और क्या बोलते हैं, गुण बताइए। ऐसी दूसरा जो है लोकशील विनिमय दर प्रणाली के गुण व दोष बताइए। तो इन दोनों को ही अच्छे से कर लेना। तो पहला जो गुण है, ठीक है, वो ये है कि स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि इसको निर्धारण कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, दीर्घकालीन नीतियां बनाने के लिए इसे लंबे समय के लिए फिक्स करती है। जैसे कि मान के चलो 10 साल के लिए फिक्स करे, 5 साल के लिए फिक्स करे कि हम $1 के बदले आपको 83 रुपीज देंगे। अभी हमारा कितना चल रहा है, 83 चल रहा है, तो 83 रुपीज हम 5 साल तक आपको देंगे अगर आप हमारे साथ आज इन्वेस्ट करते हो हमारी कंट्री में। तो क्लियर है, क्योंकि हो सकता है अगले 5 साल बाद हमारे देश की इकोनॉमी जो अच्छी स्थिति में पहुंच जाए और इम्पैक्ट ये पड़े कि हमारी मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाए और बढ़ जाए, अधिमूल्य हो जाए। अब हमें $1 के बदले 83 की जगह 50 रुपए ही देने पड़े, तो उन्हें तो 23 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो 5 साल के लिए फिक्स कर लेते हैं कि आप 83 पे करोगे तो उसके बाद आपको इतना फायदा होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस कोई देश जब ही करेगा ना जब उसे फायदा ही हो। तो इसीलिए स्थिरता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की स्थिरता निश्चित करने के लिए दिन प्रतिदिन की मुद्रा के उतार चढ़ाव को क्या किया, रोका जाता है। किसके द्वारा, विदेशी विनिमय दर प्रणाली में। ये इसका गुण है, क्योंकि सरकार इसे क्या दीर्घकालीन नीतियां बनाने के लिए पहले ही फिक्स कर लेती है, ठीक है, जब बिजनेस करती है। दूसरा, विदेशी निवेश को क्या बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब दीर्घकालीन नीतियां बनानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो इससे क्या दूसरे देश को भी ट्रस्ट हो जाता है जो हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसे ये भरोसा हो जाता है कि हाँ हमें लॉस नहीं होगा। जैसे मेट्रो में जापान कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये सबको पता है। इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी,
क्लियर है, अगले 5 साल में इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे लंबे समय तक रहेंगे, समझ में नहीं है, लंबे समय इतना होगा कि देखने वाले वीडियो की एज हो जाएगी अच्छी खासी, अरे समझ नहीं है, 60-70 तक हो जाएगी, क्लियर है, हम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना फर्स्ट नंबर पे, जो क्या नाम है, अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर थर्ड नंबर पे हम आ जाएंगे। चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा अंतर है। तो अमेरिका वो जापान उस समय क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो जानता है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी तेजी से क्या करने वाली है, बूम करने वाली है, हमें तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स कर लिया, टेंशन मतलब 10 साल तक बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो जापान बिंदास क्या कर रहा है, हमारे देश में निवेश कर रहा है, ठीक है, विदेशी निवेश को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, क्यों, क्योंकि दीर्घकालीन पूंजी प्रभावों को बल देने के लिए इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, जोखिम नहीं है, जापान गवर्नमेंट को कोई जोखिम नहीं है, बिंदास हमारे देश में इन्वेस्ट करें, यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, उसे पता है, तो कंट्री जब इन्वेस्ट करती है तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के थ्रू करती है। थर्ड क्या है, सट्टे की संभावना नहीं होती, क्यों, क्योंकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई, जो हमारे मौद्रिक अधिकारी होते हैं, क्लियर हो गया, जो मॉनेटरी ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई सट्टे जैसी गतिविधियों पर क्या है, नियंत्रण रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्थिर है, सोचो $1 के बदले 83 रहेगा अगले 5 साल तक, कोई क्या सट्टा लगाएगा कि कम हो जाएगा, होगा ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा, होगा ही नहीं, स्थिर रहेगा, सबको पता है, तो सट्टा तो उस पर लगाया जाता है जिसमें संभावना ऊपर बढ़ने घटने की हो, क्लियर हो गया, तो ये रीजन है। अब आ जाओ दोष क्या क्या है विदेशी, हाँ, क्या बोलते हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष क्या है, तो दोष, पहला जो दोष है वो ये, विदेशी मुद्रा के भारी कोष रखने पड़ते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जो आरबीआई है, हर देश की जो केंद्रीय बैंक है उसको क्या है, भारी मात्रा में विदेशी कोष रखने पड़ते हैं, जैसे इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई जो है वो कितना का रिजर्व रखी हुई है, $600 बिलियन का, कितने का, $600 बिलियन का रिजर्व रखी हुई है, और हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास इतना बड़ा रिजर्व है, अरे समझ में नहीं आता, ठीक है, यानी $600 बिलियन इतने किसी के पास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना, चाइना के पास $3300 बिलियन है, देखो इंडिया और चाइना में डिफरेंस, अरे समझ में नहीं आ रहा, 600 और 3300, यही जो अंतर है, अरे समझ में नहीं आ रहा, इसको मिटाने में समय लगेगा, अरे समझ में नहीं आ रहा, और जबकि हम पूरी जी जान लगा देंगे तो, क्लियर है, क्योंकि उन लोगों ने लगाई है, अब नंबर हमारा है, अरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमें चांस मिला है, कैसा चांस मिला है, हमने अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली, अब हम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू नहीं चल रहे हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू चल रहे हैं, जो चाइना ने पहले ही उसे 1978 में अपना लिया था, और हमने 1991 में अपनाया, तो थोड़ा टाइम लगा, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, अरे समझे ये चीजें, तो विदेशी मुद्रा भंडार के भारी कोष रखने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लॉस हो जाए, अरे लॉस कैसे हो जाए, मान के चलो आपने दूसरे देश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया, तो किस मुद्रा में करोगे, इंटरनेशनल करेंसी में करोगे ना, डॉलर में, तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, ठीक है, यही मान के चलो आपको लॉस हो गया, यानी आपके देश के लोगों ने विदेशों से सामान ज्यादा खरीद लिया, और वो क्या है, करेंसी लेकर आ गए आपके कंट्री की, यानी इंडियन रुपीज लेकर आ गए, ये लोग 50,000 करोड़ का माल आपके देश ने, लोगों ने खरीदा विदेशों से, तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, अगर डॉलर नहीं है तो किस क्या देना पड़ेगा, सोना चांदी देना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट, स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन, देखो स्थिर विनिमय दर प्रणाली, जो क्या नाम है, विदेशी विनिमय दर, जो सॉरी स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, क्वेश्चन ही चेंज करती है क्या, विनिमय दर नहीं है, स्थिर विनिमय दर है, सॉरी, स्थिर विनिमय दर जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन, क्योंकि दीर्घकालीन लंबे समय तक क्या नहीं कर सकते, स्थिर विनिमय दर को स्थिर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, एक तो व्यापार घाटा लग रहा होता है, यानी कि जो भुगतान शेष होता है हमारा, भुगतान शेष का घाटा लग रहा होता है, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वस्तुओं की कीमतों का उतराव चढ़ाव हो रहा होता है, बड़ी तेजी से चीजें महंगी हो रही होती है, तो वही सस्ती उतनी कब तक रखेंगे, 5 साल रख लिया, अब सोचो 20 साल की इतनी लंबी पॉलिसी नहीं बना सकते ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, दूसरा दोष ये है कि इसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तीसरा क्या है, पूंजी की सीमित गति, क्योंकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर भारी कोष रखने पड़ते हैं, बड़े पैमाने पर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, अरे समझिए, तो आप हर देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, समझे, क्योंकि बड़ी मात्रा में आपको क्या चाहिए, विदेशी पूंजी चाहिए, इसलिए क्या है, पूंजी का जो आवागमन होता है वो सीमित होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट को ही ले लो, या दूसरे किसी देश को ले लो, देखो सारे देशों के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं, भारत तो चलो बहुत बड़ा देश है, अरे इसलिए हर देश के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, पर तुम जो भूटान है, हर देश के साथ बिजनेस कर लेगा, नहीं, इंडिया के साथ ही उसका ऑलमोस्ट बिजनेस होता है, अरे समझ में नहीं आता, नेपाल ले लो, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, पूरे विश्व के साथ उसका करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो छोटे से देश है,
ठीक है, म्यांमार ले लो, पूरी तरीके से डिपेंडेंसी अगर देखी जाए हम पे, अब वो शिफ्ट कर रहा है चाइना की तरफ। क्लियर हो गया? तो ये इसके क्या है, दोष है। ठीक है, कौन कौन से? विदेशी मुद्रा के भारी कोष रखने पड़ते हैं, स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन, और पूंजी की सीमित गति होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन है वो ये है कि लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष क्या क्या होते हैं। देखो, लोचशील विनिमय दर प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय क्या बाजार के अंदर मतलब मांग और पूर्ति के अनुसार, समझ में नहीं है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है उसका क्या है, मूल्य निर्धारित होता है। किसके अनुसार? कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी की मांग और पूर्ति क्या है उसके आधार पर निर्धारित होगा। अर्थात देखना, गुण इसका क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। क्या लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंदर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय निधि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी छोटी मात्रा में भी जरूरत नहीं होती। आप विदेश में कोई बिजनेस, विदेश में अगर कोई भी चीज आप लेने जा रहे हो खरीदने, तो आप अपनी इंडियन करेंसी लेकर जाओ। ठीक है, उस देश में जाके उसको दोगे, जो बैंक होगी वहां की कॉमर्शियल बैंक के, आ रहा नहीं आ रहा, वो बैंक के क्या करेंगे, आपको इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में या अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करके दे देगी, तुम चीज खरीदो और चले आओ। ठीक है, आप जिस भी देश में जाओगे उस देश से कोई भी चीज आप खरीद सकते हो। ठीक है, इससे क्या पता चला, आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हर देश की मुद्रा रखनी पड़े या डॉलर रखना पड़े। हमें क्यों नहीं रखना पड़ता? क्योंकि हम क्या करेंगे, उस देश में जाएंगे, उस देश की अपनी करेंसी देंगे, वो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में कन्वर्ट कर देगा और हमें क्या दे देगा, सामान दे देगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने कार ली, ठीक है, मान के चल लेते हैं, ठीक है, कोई लैम्बोर्गिनी कार ली, या फिर मान के चल लेते हैं ऑडी लिया, कोई भी चीज मान लेते हैं, हम विदेश से मंगा रहे हैं, यहाँ से नहीं ले रहे। ठीक है, विदेश में हमने कोई कार देखी बहुत बढ़िया, हमने क्या किया, उसको पे किया, यहीं से मान के चल लो ऑनलाइन पे कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी यूपीआई है, इंडिया से बाहर भी चलने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे इसी तरीके से अब मान के चलो पे कर दिया। ठीक है, तो वो पैसा क्या होगा, इंडियन रुपीज में जाएगा। तो वो क्या है, आपके जो आरबीआई है, आरबीआई के पास वो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन इतना विदेश में हुआ है, तो आरबीआई क्या करेगी, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देगी। कैसे करेगी, वो पैसा जो है वो हमारे देश में रुकेगा, हर समय आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा, और जो वो पैसा है वो डॉलर में क्या कर दिया जाएगा, दूसरे देश को दे दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उस पर प्रभाव पड़ेगा, पर उस व्यक्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लोचशील विनिमय दर प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न देशों के साथ हम क्या कर सकते हैं, चीजें खरीद बेच सकते हैं। नेक्स्ट, हम संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। इसका मतलब ये है कि जब बड़े पैमाने पर क्या है, हम मतलब बाजार के अंदर, विदेशी विनिमय बाजार के अंदर हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों के साथ जब व्यापार करते हैं तो संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है। इसका मतलब ये देखो, दूसरे देशों में भी संसाधन जा रहे हैं, दूसरे देश के दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अनुकूलतम आवंटन होता रहता है, किसके थ्रू, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के थ्रू। जैसे देखो, विदेशों से कितनी सारी चीजें हमारे देश में बनने लगी। ठीक है, आज हमारे पास देखो हब है इंडिया, अरे समझ नहीं, किसी भी चीज का रॉ मटेरियल से लेके चाहे वो क्या हो, फाइन गुड्स हो, मतलब अच्छी बनी बनाई जो वस्तु है उनका भी। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन। इसका मतलब ये है कि विभिन्न देशों के साथ हम क्या है, खरीद मतलब व्यापार कर सकते हैं। क्लियर है? जिसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या पूंजी का आवागमन हो रहा है, दूसरे देशों के अंदर पूंजी जा रही है। अब इंडिया में ही देख लो, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के थ्रू हमारी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है बड़े बड़े स्तर पर। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का आवागमन होता है। चाइना में जहाँ देखो कितना इन्वेस्ट हुआ, इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, समझ में नहीं? क्यों? क्योंकि अमेरिका वगैरह जो कंट्री है वो देख रही है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रियों में अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या है, बड़े पैमाने पर खाने के लिए तैयार है कोई भी चीज, इनके पास पैसा भी है। ठीक है, दोष क्या है, दोष अस्थिरता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय जो लोचशील विनिमय दर प्रणाली है उसमें अंतरराष्ट्रीय निधि के अंदर क्या पाया जाता है, उतराव चढ़ाव पाया जाता है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि मान के चलो, जो बाजार होता है, बाजार के अंदर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में जैसे उतराव चढ़ाव होता है। आज कोई मान के चलो कोई चीज 200 रुपए की है, कल 250 की हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते, शॉक नहीं हो सकते महंगी क्यों हो गई, भाई बाजार महंगा हो गया, अब चीजें महंगी बिक रही है, आपको खरीदना खरीदो वरना मत खरीदो। इसी तरीके से क्या, लोचशील विनिमय दर प्रणाली में क्या है, अस्थिरता पाई जाती है। डॉलर की कीमत आज मान के चलो 83 चल रही है, कल हो सकता है कितनी हो जाए, 90 हो जाए, हो सकता है 95 हो जाए। आप शॉक नहीं हो सकते यार 95 की क्यों हो गई, हम तो 90, कल 83 था तो उसी पे खरीदेंगे, नहीं, अब 95 है उस पे खरीदना है तो खरीदो। तो अस्थिरता होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार लिखेंगे, लोचशील विनिमय दर में अस्थिरता पाए जाने के कारण क्या, लोचशील विनिमय दर प्रणाली में क्या पाई जाती है, अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता के कारण ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी क्या पाई जाती है,
अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि उतराव चढ़ाव होता रहता है। क्योंकि इस प्रणाली में जब अस्थिरता पाई जाएगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी क्या उतराव चढ़ाव पाया जाएगा। क्लियर हो गया। कभी देखा होगा कि शेयर बहुत नीचे जा रहे हैं, कभी शेयर बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली के कारण होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ध्यान देना, ये देखो, ये रहा एक्स वाई जीरो, ये क्या है डिमांड कर्व है, ये क्या है सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। ठीक है। विदेशी विनिमय दर की मात्रा नीचे क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या है कीमत। ठीक है। अब समझते हैं, ये तो समझ में आ गया कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, जहां विदेशी विनिमय की मांग या विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो अब समझते हैं विदेशी मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग लिखेंगे, विदेशी क्या बोलते हैं विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। विदेशी विनिमय दर की मांग और विदेशी मुद्रा के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। अर्थात समझने वाली बात है, जब विदेशी विनिमय की दर बढ़ जाती है तो विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाती है, क्योंकि विपरीत संबंध, दर बढ़ेगी तो मांग कम होगी, विदेशी विनिमय की दर घटेगी तो मांग बढ़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है। अर्थात एक देश में जब विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है तो एक देश के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम की जाती है। अर्थात जिससे मांग वक्र का ढलान किधर की हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। समझते हैं कैसे, प्राइस क्वांटिटी, ध्यान देना, ये प्राइस ये क्वांटिटी, ये रहा प्राइस ये रही क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, P1, और ये क्या हो गया Q1। अब सोचो प्राइस अगर बढ़ जाता तो क्वांटिटी क्या हो जाती, घट जाती। कर्व किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और समझे, विदेशी विनिमय दर की मांग और विदेशी विदेशी मुद्रा और विदेशी विनिमय दर के अंदर विपरीत संबंध होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, $1 है, क्लियर है, $1 के बदले में 83 रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया। और जस्ट उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, $1 के बदले में अब हमें जो देना पड़ रहा है वो 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो समझना, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी मुद्रा के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा क्या हो गई, बढ़ गई, 83 की जगह पर हमें 90 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के बदले में। तो हम मांग क्या करेंगे, विदेशों से कम करेंगे। क्यों करेंगे कम, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा मांग कर ज्यादा करेंगे तो, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे प्रभाव पड़ेगा, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे कि मान के चलो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जो खरीद की जाएगी, विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं खरीद की जाएगी वो कम की जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा फॉरेक्स देना पड़ेगा। तुम ही सोच के चलो ना, $1 के बदले 83 रुपए देना पड़ रहा था, अब आपको 90 देना पड़ रहा है, तो विदेशों से चीजें कम खरीदोगे ना, क्योंकि उसके बदले में आपको भी तो पैसा ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। देश में का फॉरेक्स रिजर्व जाएगा तो ठीक है, पर सोचो आपको भी तो, आपका पैसा भी तो कम हो रहा है। क्लियर हो गया, पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, किसी को उपहार व अनुदान देना। मान के चलो किसी को विदेश में आपको किसी को गिफ्ट देना है, या किसी को क्या है सहायता देनी है, हर में किसी को ऐड देना है, तो वहां पर वो भी आप कम दोगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। सोचो $1 का अगर मान के चलो कोई गिफ्ट है, मान लेते हैं, ठीक है, तो $1 आपको 83 रुपीज पे करने पड़ेंगे और आपको 90 रुपए देने पड़े, तो आप विदेश में थोड़े गिफ्ट कम भेजोगे ना। हर समझ नहीं। थर्ड नंबर पे क्या है, किसी देश को अंतरराष्ट्रीय या ऋण देने के लिए, किसी अन्य देश को अंतरराष्ट्रीय ऋण देने के लिए क्या ऋण कम दिए जाएंगे एक देश के द्वारा, क्योंकि पता है कि हमारी फॉरेक्स करेंसी क्या है, मतलब हमारी जो मुद्रा की वैल्यू है वो अवमूल्यन हुआ है, उस दौरान हमारा पैसा ज्यादा जाएगा, तो हम विदेशों में ऋण भी कम देंगे। क्लियर हो गया, हरा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो पर्यटन करने के लिए, अगर आपके द्वारा, हमारे देश के द्वारा अगर विभिन्न लोग विदेशों में जा रहे हैं
तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च पैसा देने पड़ेंगे, तो पर्यटन भी क्या है लोग कम करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, विदेशी मुद्रा की मांग है। अब आ जाओ विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा के बीच में क्या, विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बीच में कैसा संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात जब विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है तो विदेशी विनिमय जब दर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, अधिक होती है। यानी एक देश के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की अधिक पूर्ति की जाती है। विभिन्न एक देश के द्वारा दूसरे देशों में सामान अधिक बेचा जाएगा, अधिक बेचा जाएगा। क्यों बेचा जाएगा, जिससे कि उन्हें ज्यादा फायदा हो। जैसे यही प्रोसेस सेम ले लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। $1 के बदले में हमें 90 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 90 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 रुपीज का सामान देंगे। ठीक है, कितने का, 90 रुपीज का सामान देंगे, बनाएंगे 90 रुपीज का। तो हमें वहां पर क्या है, यहाँ से 90 रुपीज का बेच रहे हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं। ठीक है, और वहां से मान के चलो वो $2 में बिक के आ रहा है, तो हमें कितने का फायदा होगा, 90 रुपए का फायदा होगा। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं एक प्रोसेस, XY0, ये आपका क्या है प्राइस, ये क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी उसने क्या कर दी, बढ़ा दी। प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो क्वांटिटी उसने क्या कर दी, घटा दी। क्लियर हो गया। किधर की तरफ वक्र चल रहा है, ऊपर की तरफ। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया। अब जैसे मान के चलो 90 है तो ज्यादा फायदा होगा। तुम सोच के चलो, आपके देश की करेंसी की वैल्यू कम है और आप एक्सपोर्टर कंट्री हो, मतलब उसमें दूसरे देशों को सामान ज्यादा बेच रहे हो, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। जापान को क्यों फायदा हो रहा है, जापान की करेंसी इंडियन करेंसी से बहुत कम है, में करीबन 130 के अप्रोक्स चल रहा है। $1 के बदले वो 130 देते हैं। ठीक है, हमें कितना देना पड़ रहा है, 83 देना पड़ रहा है। तो वो देखो क्यों उसे फायदा हो रहा है, क्यों वो दूसरे देशों को सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, सस्ता सामान मंगा रहा है, रॉ मटेरियल, और उसे बनाकर अच्छा बेच रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को विदेशों में बेच रहे हैं, तो हम महंगा बेचेंगे और जब पैसा आएगा तो हमें ज्यादा मात्रा में मिलेगा। क्योंकि मान के चलो $1 की चीज वहां जाके हमने $10 में बेची, तो 90 रुपए क्या करना पड़ा हमें, खर्चा किया हमने, और हमें मिलेगा कितना, 900 रुपए मिलेगा। ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से क्लियर हो गया। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ये विदेशी मुद्रा की मांग है, ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति है। इसके अंदर भी सेम उल्टा ले लो, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्या बोलते हैं, विदेशों में बेचने के लिए, पूर्ति करने के लिए। पर क्या बोलते हैं, विदेशों से जब पर्यटन हमारे देश में आएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, जब हम क्या बोलते हैं दूसरे देशों से अंतरराष्ट्रीय ऋण लेंगे। क्लियर है। थर्ड नंबर पे हमें क्या, थर्ड नंबर पे मान के चलो गिफ्ट और उपहार हमें कोई देगा, तो हमारे देश के लोगों को भी तो विदेश के लोग क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, अनुदान मतलब इसमें ऐड देते हैं, सहायताएं देते हैं, तो वो चीजें क्या पूर्ति में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं, क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, मुद्रा का अधिमूल्यन। क्लियर है। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय यह है, जब एक देश की करेंसी, यानी कि मैं एक देश की करेंसी, जब मतलब हमारे देश की करेंसी जब अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले क्या हो जाती है, घट जाती है, समझो उसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, वो घट जाता है, तो हम उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ, $1 के बदले में हमें 83 रुपीज देने पड़ रहे हैं, और अब हमें $1 के बदले में 83 रुपीज ना देकर कितना देना पड़े, 100 रुपीज देने पड़े, तो वो हमारी मुद्रा का क्या अवमूल्यन है, यानी उसकी वैल्यू कम हो गई। पहले देखो 83 देने पड़ रहे थे, अब 100 देने पड़े, तो वैल्यू कम हो गई ना हमारे देश की करेंसी की। तो ये क्या है, हमारी मुद्रा का अवमूल्यन है। क्या, जब एक देश की करेंसी अन्य देश की करेंसी के मुकाबले उसका मूल्य घट जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अधिमूल्य किसे कहते हैं, मुद्रा के अधिमूल्य से अभिप्राय है, जब एक देश की करेंसी अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले उसके मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, अधिमूल्य कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, एक अमेरिकी डॉलर है, एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 83 रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं,
और हमारी वैल्यू जो है अब $1 के बदले में 50 रुपए ही देने पड़े, तो हमारी मुद्रा का क्या हो गया, अधिमूल्य हो गया, यानी वैल्यू बढ़ गई। पहले ₹1 के बदले 83 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब $1 के बदले 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वैल्यू हमारे देश की करेंसी की बढ़ गई, तो उसे क्या बोलेंगे, मुद्रा का अधिमूल्य, इसको क्या बोलेंगे, अवमूल्यन, वैल्यू क्या हो जाए, जब घट जाए। तो इसी के साथ ये वाला लेसन फिनिश हो गया। अब देखते हैं भुगतान शेष, और इसी के साथ बाय।